आप सभी का फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उससे संबंधित जितना भी एनसीईआरटी प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर उसको खत्म करने वाले हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है और आज हम लोग उसी को खत्म करते हैं। तो ज्यादा समय गवाए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में कि प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों चैप्टर एक ही में दिए हुए हैं, यानी एक ही चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना है और अपवर्तन भी। तो इस कारण से एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसमें क्वेश्चन भी मिला हुआ होगा, उसी में प्रकाश के परावर्तन से भी क्वेश्चन होंगे और अपवर्तन से भी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल उसी क्वेश्चन को टच करेंगे जो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड है। उसमें से छाट के जो भी क्वेश्चन है हम लाए हैं परावर्तन वाला। अपवर्तन का जो क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे जब हम अपवर्तन चैप्टर पढ़ लेंगे तब। तो अभी केवल प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा। वैसे अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे और लगातार सारे वीडियो देख रहे होंगे तो इन सभी चीजों का आंसर आपको पहले से पता होगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं लिखना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहा गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखिए, फोकस अवतल दर्पण की फोकस दूरी या मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य फोकस पूछा गया है यहाँ पे। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि फोकस होता क्या है, दर्पण का फोकस क्या होता है। तो इसके लिए हम एक दर्पण बनाएंगे यहाँ पे। ये एक अवतल दर्पण ही बना लेते हैं और इस तरह से ये दर्पण हो गया। इसको इधर से पेंट कर दिया जाए तो ये बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है, पहले तो इसका प्रधान अक्ष बनाया जाए। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, बहुत मोटा सा। अब इस प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उसे ही हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। तो यहां से परिभाषा क्लियर हो गया होगा, लिख देते हैं यहाँ पे। स्पेशल अवतल दर्पण में बोला गया है इसलिए स्पेशल इसी का परिभाषा लिखेंगे कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यहां से इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर नहीं, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। उत्तर, तो इस आंसर को जो है इसके क्वेश्चन तक
पहुंचा दिया जाए। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और पिछले पेज पर पेस्ट। ये रहा इस क्वेश्चन का यानी इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, पढ़ाई पहले ही हो चुका है। मुख्य फोकस होता क्या है? तो कोई भी गोलीय दर्पण और प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस करते हैं। यहाँ पे कटती हुई प्रतीत होती है इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में तो वास्तव में कटती है किरणें। तो ये हो गया पहले का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो है ना बुक के बीच में होता है, अंदर वहां से भी क्वेश्चन निकाले गए हैं। अंदर भी जितना प्रकाश का प्रवर्तन वाला क्वेश्चन था वो भी निकाल लिए हैं और जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न होता है उसका भी। चलिए इसको पहले सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या r का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, सिंपल है। r का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब कोई दर्पण का प्रकार पता नहीं है तो प्लस माइनस से कोई मतलब है नहीं, हमको f निकालना है और f बराबर होता क्या है? तो r/2। बहुत इजी क्वेश्चन। r का मान है 20, अब बट्टा में 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर दूसरे क्वेश्चन का। अच्छा, इसको भी रख देते हैं वहीं पे जहां इसका क्वेश्चन है। ये रहा, हो गया इसका सॉल्यूशन। ये दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें फोकस निकालना था तो फोकस बराबर होता है r/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम तो चयन करते हैं दर्पण का। वो दर्पण हमें पता है, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण, लेकिन किस स्थिति में बनता है हम वो भी यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये है इसकी वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र AC, और ये हो गया मुख्य फोकस F। और यदि कोई वस्तु इस तरह से फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो इसके लिए जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो इस तरह से होता है। समांतर आने वाली किरण कट के फोकस से ऐसे गुजर जाती है और ध्रुव के पास जाने वाली किरण परावर्तन नियम का पालन करती है, इसलिए इस तरफ तो कटते हुए प्रतीत नहीं होती है। तो काल्पनिक रूप से जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये ऐसे आगे बढ़ती है और इसको भी बढ़ाया जाता है ऐसे, यहाँ पे कटते हुए प्रतीत होती है और यहाँ पे होता है प्रतिबिंब का निर्माण। पहले तो ये आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि वो अवतल ही एक दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है सीधा, आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। अच्छा, समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो वस्तु के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो वस्तु से हमेशा छोटा होता है। यदि कोई दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है वो भी आभासी, तो वो केवल अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका आभासी तथा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा तथा आवर्धित
प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये आंसर इसका बस एक ही लाइन में देना था कि कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब, जिसमें प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा तथा बड़ा भी बन जाए। तो इसके लिए हम एक चित्र बना के दिखा भी दिए आपको, और डेली क्लास करते होंगे तो उसमें तो सब चीज कवर है ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा दिए कि देखिए इस कंडीशन में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तभी आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो भी अवतल दर्पण में ही। तो यह है इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये सब आंसर समझ में आ रहा होगा। इस सब का नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, सारा पढ़ा हुआ बेकार। इसलिए एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, हम वाहनों में, देखिए इसका भी आंसर नोट्स में कराया हुआ है आप लोग का, कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दर्पण, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि क्यों उपयोग करते हैं। वाहनों में पीछे की चीजों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होने के कारण क्या होता है, जैसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो पूरे आईना में एक ही चीज का वस्तु, एक ही चीज दिखाई देगा। जैसे एक गाड़ी सामने से आया तो केवल वही दिखाई देगा, उसके बगल में कौन सा गाड़ी है वो सब दिखाई नहीं देगा। लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनने से फायदा यह है कि बहुत सारे दूर दूर तक के क्षेत्र जो है एक ही दर्पण में दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं पश्च दृश्य दर्पण में। क्योंकि जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो देखते हैं कि पीछे दूर तक दिखाई दे हमें, और दूर तक दिखाई दे, इसलिए प्रतिबिंब का छोटा बनना जरूरी है। और ये छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है। तो छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण जिससे विस्तृत क्षेत्र का निर्माण होता है, विस्तृत क्षेत्र का निर्माण होता है, क्षेत्र का निर्माण होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये हो गया इसका आंसर। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, इसका यह है आंसर कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसमें आभासी सीधा तथा छोटा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आंसर क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडिंग। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और दर्पण कैसा है, उत्तल। आर का मान है 20 नहीं 32, यहां देख लेते हैं एक बार। आर का मान है 32 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, उत्तल। दर्पण है उत्तल। तो इसका क्या निकालना है, फोकस, उस दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमें निकालना है, F बराबर क्या होगा। तो बस हमें ध्यान में रखना होगा कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, नहीं करती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये जो फोकस होगा वो हमेशा प्लस में होगा। और F बराबर होता क्या है, R/2। और R का मान है 32 बटा में 2, काट दीजिए कितना आ गया, 16। तो
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि F बराबर प्लस में, ध्यान देना है, प्लस में 16 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण में। ये हो गया आंसर आपका। और ये इस आंसर को हम रख देते हैं इसके क्वेश्चन के पास। ये हो गया सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोडिंग। कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है 3 गुना बड़ा बनता है। 3 गुना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है ना यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण है। सबसे पहली बात तो कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब, यानी u का मान दिया हुआ है हमें, u का मान है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि u हमेशा ऋणात्मक होता है, तो इसलिए माइनस में लेंगे। u का मान हमेशा निगेटिव लिया जाता है, ये चिन्ह परिपाटी नियम में पढ़ाया गया है आप लोग को अच्छे से। तो u हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। और क्या कहा जा रहा है कि m का जो मान है वो है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना, यानी कि उसका आवर्धन है 3, और m से आवर्धन को सूचित किया जाता है। तो m का मान 3 दिया है, लेकिन ध्यान देना है कि m प्लस में लेना है कि माइनस में। तो यदि आभासी, देखिए वस्तु तो ऐसे सीधा रखेंगे, और यदि प्रतिबिंब भी सीधा बन जाए, यानी कि आभासी सीधा बनता है, यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो इस कंडीशन में ऊपर वाला प्लस और ये भी प्लस, तो m का जो मान है वो पॉजिटिव हो जाता है। और यदि वस्तु ऐसे सीधा रखा हो और प्रतिबिंब उल्टा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के कंडीशन में जो m है, m का मान जो है निगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे n निगेटिव लेना होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। बोला जा रहा है कि 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए कि इसको मतलब इसका प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो पहले इसको मिटाते हैं। चलिए इसमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, सॉरी आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m इक्वल माइनस वी बाई यू। m का मान है -3 और माइनस v का मान तो निकालना ही है, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और u दिया हुआ है हमारा -10, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और -3 आई 10 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, अब बराबर है v। इसलिए हम बोल सकते हैं कि v का जो मान आया वो 10 तिहाई 30 -30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे बताएंगे, अर्थात माइनस में आने का मतलब क्या है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, अगर प्लस में आता तो दर्पण के पीछे यदि कोई प्रतिबिंब बन रहा होता तो वो प्लस में आता, दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए माइनस में। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम सामने बता दिए ना, तो इसलिए दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये माइनस चिन्ह हमें बस यही बता रहा है कि सामने स्थित है, और हम सामने यहाँ पे जब हिंदी में लिखे दिए तो माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। इसको भी जो है इसके क्वेश्चन के पास जरूर भेजना होगा। ये हो गया इसका आंसर। सॉल्यूशन। चलिए उतारिएगा तो छाप लीजिए इसमें से। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए लगता है कि ऑब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बस वही जिसका डर था वही हम लोग के साथ। हम लोग को जो है अपवर्तन का क्वेश्चन नहीं बनाना है और लेंस अपवर्तन में पढ़ना है, तो इसको छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको कवर कर लिया जाएगा जब हम लोग अपवर्तन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। नेक्स्ट देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, बता सकते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। यदि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो कब बनता है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तब। बहुत ईजी है इसका आंसर, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, हो गया ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा लाया जाएगा इसी चैनल पे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले अच्छे से पढ़ लिया जाए
और पढ़ने के बाद लास्ट में क्वेश्चन बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो कितना भी दूर चले जाए हमेशा सीधे बनेगा। तो ये तो देखने को मिलता है समतल में, समतल में भी हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। बस फर्क यह है कि उत्तल दर्पण में थोड़ा छोटा बनता है और समतल दर्पण में बराबर। लेकिन हमें बड़ा छोटा से कोई मतलब तो है नहीं, यहाँ पे खाली बोला गया है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है चाहे आप कितना दूर चले जाइए। तो ये तो दोनों दर्पण में संभव है, या तो वो समतल होगा अथवा उत्तल। ये हो गया डी ऑप्शन, डी, या तो समतल अथवा उत्तल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। और लास्ट में कहा जा रहा है कि अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि भी कीजिए। यानी कि यदि आप आंसर दे रहे हैं कि हाँ ये दर्पण उपयोग होगा, तो क्यों होगा ये बताना है। तो सबसे पहली बात है कि किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट, जो आगे कार के आगे हेडलाइट लगा होता है ना, उस अग्रदीप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाएगा। तो ये सब पढ़ाई हो चुका है, पहले हम यहाँ खाली आंसर बताते हैं, फिर आगे बताएंगे कि ऐसा उपयोग क्यों किया जाता है। तो किसी कार के अग्रदीप में, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। लेकिन क्यों करते हैं वो अभी बताएंगे। ये हो गया इसका आंसर। किसी वाहन के पास पार्श्व पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में क्यों किए, कौन सा दर्पण, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसका भी कारण आगे बात की जाएगी। और सौर भट्ठी में ये भी हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आंसर तो तीनों का बता दिए, लेकिन अब अपने आंसर की पुष्टि भी तो करना है, कारण बताना है। चलिए कारण बताने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ए का कारण बताएंगे। ए यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए, गाड़ी को जो है चाहिए कि उसको जब लाइट जले तो दूर तक लाइट जाए, लाइट जलाया जाए कार में तो दूर तक लाइट जाए, ताकि गाड़ी तेज भी चले तो जल्दी से दूर की वस्तुएं दिखाई दे। तो इसके लिए उसको ऐसे परावर्तक सतह की जरूरत पड़ी कि यहाँ पे लाइट हम जब जलाए ना तो किरणें ऐसे निकले और सीधे दूर तक जाए। तो ऐसा काम अवतल दर्पण ही कर सकता है। यानी कि अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण के फोकस के पास स्थित लाइट से निकलने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है और काफी दूर तक जाती है। तो इसी कारण से, यही गुण के कारण जो है हम लोग गाड़ी के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित बल्ब से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, जिससे दूर तक रोशनी फैलती है, दूर तक रोशनी फैलती है और कार चलाने में सुविधा होती है। दूर तक रोशनी फैलती है और कार चलाने में सुविधा होती है, कार चलाने में सुविधा होती है। ये हो गया आंसर इसका, पहला का आंसर। उत्तर की पुष्टि करना था, हम अपना कारण बता के उत्तर का पुष्टि कर दिए। चलिए अगला एक चीज और, दूसरा में क्या कहा जा रहा है कि गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो हम बता दिए कि उत्तल दर्पण। यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण का तो उपयोग किया जाता है, लेकिन क्यों, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर की पुष्टि किए नहीं है हम लोग, इससे पहले ही कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे
इधर होगा कहीं। पहले ही अभी तो बात हुआ था कि गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में ये रहा, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन हम वहां पे छाप देते हैं। यहां से कॉपी की जाए और चले हम लोग अपने पेज पे। ये रहा, यहाँ पे बी का हमको आंसर देना है, बी कि आखिर क्यों हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये रहा आंसर, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है और विस्तृत क्षेत्र का निर्माण होता है, बस इसलिए तो करते हैं हम लोग। पहले पढ़ाई हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सौर भट्टियों में ना, सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये देखिए सी, अवतल दर्पण क्या करती है, अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को अपने फोकस पर केंद्रित करती है, फोकस पर केंद्रित करती है जिससे फोकस पर अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है, फोकस पर अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है, अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है और भट्टी गर्म हो जाता है, और भट्टी गर्म हो जाता है। बस इसीलिए जो है सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा आंसर की पुष्टि। अब देखिए इसको एक चित्र द्वारा समझा सकते हैं कि देखिए अगर ये अवतल दर्पण है तो आने वाली सूर्य से आने वाली किरणें ऐसे टकराती है और फोकस पर केंद्रित होती है, इस तरह से बहुत सारी किरणें ऐसे आएगी टकरा के, इसी बिंदु पर ताप का मान बढ़ जाता है और भट्टी गर्म हो जाता है, और इस प्रकार जो है सौर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आज जो है हम लोग एनसीईआरटी में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितना क्वेश्चन था वो सब कर लिए हैं। अपवर्तन वाला तब करेंगे जब हम अपवर्तन कर लेंगे, तब अभी केवल परावर्तन पर है तो इसलिए यहीं तक किए। तो कुछ और बातें जो जरूरी डेली बताते हैं कि डीपीपी नोट्स, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज। यदि आपको ये सब चीजें एक ही जगह पे चाहिए तो नीचे वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और इतना लास्ट तक बने रहने के लिए और पढ़ने के लिए थैंक यू, क्योंकि सब कोई नहीं पढ़ता है, आप लास्ट तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप में जरूर कुछ खास करने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।